The French Revolution Part 2. Today's topic. Hello students, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2। लास्ट के वीडियो लेसन में हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में देखा था और हमने देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का सिस्टम कैसा था। आज के लेसन में हम उसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ जिससे कि लोगों के दिलो दिमाग में रिवॉल्यूशन की भावना जागने लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले ज़रा इस हेडिंग पे गौर दे दे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने में परेशानी होने लगी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। अब भाई ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस है क्या और लोगों की ज़िंदगी में जीने की तकलीफ क्यों होने लगी, तो चलो देखते हैं वो। बट उससे पहले देखते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। तो जैसा कि आपके बुक में दिया है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये इंडेंजर्ड होता है। मतलब कि हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए वो हमें नहीं मिल पाती है। इसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो बात तो समझ में आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस यानी कि इसका क्राइसिस होगा तो जीना दुर्भर हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। बट फ्रांस में ऐसा क्या हुआ? कुछ तो ज़रूर हुआ है। क्यूरियोसिटी हो रही ना मन में कि क्या हुआ, तो चलो देखते हैं जल्दी से। तो देखो, सिचुएशन ऐसा था कि अचानक से फ्रांस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। जैसे एग्जाम्पल ही देख लो, 1715 में कहाँ पॉपुलेशन 23 मिलियन था, बट 1789 में लगभग इनफैक्ट पूरा 5 मिलियन बढ़ गया, 28 मिलियन चला गया पॉपुलेशन, जो कि बहुत हाई राइज था उस टाइम के अनुसार। यानी कि आपके 74 ईयर्स में 5 मिलियन पॉपुलेशन, बहुत हाई ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का। अब पॉपुलेशन तो बढ़ा, अब एक बात मुझे बताओ, पॉपुलेशन बढ़ा तो खाने का डिमांड भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी वही हुआ, फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए थे। अब हुआ ये, पॉपुलेशन बढ़ा वो मैटर नहीं किया, फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ा वो भी मैटर नहीं किया। मैटर ये किया कि जितना डिमांड फूड ग्रेन का बढ़ा उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अगर 10 आपके कॉर्न की मार्केट में डिमांड हो रही थी तो प्रोडक्शन 8 का ही हो रहा था। चूंकि प्रोडक्शन कम था तो इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि मार्केट में चीज़ें महंगी हो गई। और चीज़ों में भी सबसे बेसिक चीज़ इनकी थी ब्रेड। जैसे हमारा रोटी और चावल होता है ना स्टेपल डाइट, वैसे ही इनका होता है ब्रेड। तो फ्रांस के लोगों का जो स्टेपल डाइट था ब्रेड, इसका दाम बहुत ज़्यादा हो गया। अब भाई दाम ज़्यादा कैसे हुआ, तो इसको सिंपल सिचुएशन में देखो। अभी कोविड-19 का जब इश्यू आया, अचानक से मार्केट में सैनिटाइज़र का डिमांड बढ़ गया था, यस और नो, पर सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा। एम आई राइट? यस। अब देखो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेकिन मार्केट में डिमांड बढ़ा, तो उसके कारण क्या करने लगे, जो बेचने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, वो दाम बढ़ा के बेचने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था जिनको खरीदना है वो तो खरीदेंगे ही, तो क्यों ना हम अपना प्रॉफिट बढ़ा लें। तो सेम सिचुएशन आपके फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में ब्रेड्स के दाम बहुत ज़्यादा हाई हो गए। अब चलो दाम बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, इम्पैक्ट क्या हुआ, दाम तो बढ़ गया ब्रेड का, लेकिन जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉय थे, जो लेबरर थे, उनका सैलरी नहीं बढ़ा क्योंकि वो जहाँ काम करते थे वहाँ पे उन्हें फिक्स्ड वेज मिलता था। अब चीज़ों के दाम तो महंगे हो गए, यानी कि आपका खर्च बढ़ गया बट आपकी कमाई नहीं बढ़ी। तो इससे क्या होगा, ब्रेड बेचने वाला तो अमीर होता चला गया, पर जो ब्रेड खरीदने वाला लेबर था वो गरीब होता चला गया। तो इस तरीके से अमीर और गरीब के बीच की जो दूरियां हैं वो और बढ़ गई। और इन सारे कामों में आग में घी डालने का काम किया नेचुरल डिजास्टर्स। यस, अब ये तो परेशानी थी ही, अब बीच में क्या हुआ, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स के कारण, जैसे कि मान लो सूखा पड़ गया या ओले गिर गए, इनके कारण फसल भी खराब होने लगी। तो जब भी ऐसा होता कि ओले पड़ गए या आपका सूखा पड़ गया जिस साल में, उस साल में चीज़ों के दाम और ज़्यादा बढ़ जाते और लोगों के लिए जीना
मुश्किल हो जाता, उनकी जो रोटी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। और यही सारे इश्यूज के कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में आया। और ये ओल्ड रेजाइम के पीरियड में, यानी कि 1789 के पीरियड में, 1789 से पहले तक ये बहुत कॉमन था, आए साल ऐसा होता रहता था। क्लियर? अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ, ठीक, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भड़कना शुरू हो चुका था। अब इसी में सोचो, एक तो खाने को नहीं मिल रहा है, ब्रेड के दाम इतने ज़्यादा, ऊपर से सरकार ने क्या किया, टैक्सेस भी बढ़ा दिए, तो लोगों के दिमाग में गुस्सा तो चढ़ ही रहा था। अब दूसरा ये हुआ कि यही थर्ड स्टेट का जो एक हिस्सा था, जिनमें मर्चेंट ट्रेडर्स ये लोग आते थे, लॉयर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, ये थोड़े पैसे वाले थे। अब इन लोगों ने ओवरसीज ट्रेड और चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब कि ट्रेडिंग के काम में जुड़ गए और फैक्ट्री वगैरह में लग गए, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप किए, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो गए। तो क्या हो गया, ऑब्वियस ही बात है, ये सब काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो ये थर्ड स्टेट का जो सेक्शन था, ये बहुत सारा प्रॉफिट कमाने लगा। अब जब इनके पास बहुत सारा प्रॉफिट आ गया और इनके पास पैसे जमा होने लगे, तो इनकी लाइफस्टाइल सुधर गई और ये भी अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, यानी इनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए, अब उनको एजुकेशन मिलने लगा। अब एक बात बताओ, एक बंदा जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा, पर अगर कोई पढ़ना लिखना सीख जाता है तो उसके दिमाग में इंक्वायरी आ जाती है ना, हर चीज़ के बारे में वो सोचने लगता है, आसपास की सोसाइटी में क्या हो रहा है उस चीज़ पे ध्यान रखने लगता है। तो बस यहाँ पे भी यही हुआ। तो ये जो नया क्लास इमर्ज हो रहा था, इनमें से कुछ लोग पढ़ गए, और जो लोग पढ़े, इन लोगों के दिमाग में हो गया कि अरे भाई देखो, उसको इतना ऊंचा पोस्ट दे दिया, आता जाता तो कुछ है नहीं, हमसे बोलो मेरे पास टैलेंट है। कहने का मतलब ऐसे देखो, इमेजिनेशन करो आप लोग कि अगर हम किसी एक बेवकूफ़ इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दें, उसको कुछ नहीं आता है, क्या होगा, देश डूब जाएगा। बट क्यों प्राइम मिनिस्टर बना रहे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो ये रूल था कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो यहाँ के जो नया मिडिल क्लास था, इनका भी यही कहना था कि ये जो बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस हैं, इनको हटाओ, अगर प्रिविलेज देना है तो मेरिट के बेसिस पे दो। अब मैं भी तो पैसे वाला हूँ, मेरे पास भी दिमाग है, पर मुझे ये ऊंचे पोस्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका डिमांड आया, और इसी बेसिस पे ये भी डिमांड करने लगे कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। अब एक बात बताओ, इतने समय से तो इन लोगों के दिमाग में नहीं आया, ये दिमाग कैसे आया? ये दिमाग एक्चुअली ऐसे आया कि कुछ फिलोसोफर्स थे, वो अपना न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स वगैरह देते थे, तो ये जो एजुकेटेड पीपल थे, ये उन आर्टिकल्स को पढ़ने लगे, और यही आर्टिकल्स को जब पढ़ने लगे तो इन्हीं से इनका दिमाग इस डायरेक्शन में दौड़ने लगा। ओके, कैसे? तो देखो, कुछ फिलोसोफर्स देखो, जैसे कि जॉन लॉक, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इस आर्टिकल में इन्होंने कहा कि राजा को आप लोग भगवान का पोजीशन क्यों दे के रखे हुए हैं, राजा भगवान के बराबर नहीं होते हैं, वो भी एक हमारी तरह इंसान है, उससे भी गलती है होती है, तो उनको भी लिमिटेड पावर्स दीजिए, इतना एब्सोल्यूट पावर मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं लोग पढ़े तो उनके दिमाग में ये भी आया ना, भाई बात तो सही कह रहा है। वैसे ही फिर आए जॉन जैकस रूसो, इन्होंने भी एक थ्योरी दी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो ऐसे बननी चाहिए, मतलब जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, और एक दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, मतलब कहो तो नॉर्मल वर्ड्स में डेमोक्रेसी टाइप का सरकार होना चाहिए। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया। वहीं मॉन्टेस्क्यू आए, उन्होंने लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इसमें उन्होंने कहा कि जो पावर है ना, वो एक हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पावर डिवाइडेड होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। इससे क्या होगा, कोई भी पावर का गलत यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये जो आइडियाज हैं, यही आइडियाज एजुकेटेड क्लास के दिलो दिमाग पे कंट्रोल करने लगे, और वो लोग डिमांड करने लगे कि अब हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब तो समझ में आ रहा है ना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ से स्पार्क होना शुरू हो रहा है। एक तो गरीबी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया, ऊपर से फिलोसोफर्स ने इसमें आग में घी डाल दिया। तो इस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी के जो लोग हैं, स्पेशली थर्ड स्टेट के, वो भड़कने लगे। क्लियर? और इनके अंदर में रिवोल्ट का स्पार्क क्रिएट किया गया। समझ गए यहाँ तक? तो अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, आई मीन टू से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखने वाले हैं क्या,
आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, देखेंगे कि आखिर इमीडिएट कारण क्या था जिसके कारण अचानक से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। तब तक आप लोग इसी चीज़ को रिवाइज करो। मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ कि आज हमने क्या देखा। आज हमने देखा कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और नहीं तो व्हाट फैक्टर्स लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, दूसरा हमने देखा यहाँ पर पे कि नया मिडिल क्लास इमर्ज हुआ। तो नया मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, इससे ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। मेन क्वेश्चन आता है कि इनके आइडियाज़ कहाँ से इंस्पायर्ड थे, तो फिलोसोफर से। अब फिलोसोफर्स का क्या रोल था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फिलोसोफर्स का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो आप यही तीनों एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दोगे। जॉन लॉक के बारे में, जॉन जैकस रूसो और मॉन्टेस्क्यू के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, क्लियर है? तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया है। हाँ, अगर कोई डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, एंड हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।